हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मीडिया में हर तरफ एक ही खबर छाई हुई है। कोई है जो आ रहा है एचडीएफसी को बैंक को टक्कर देने, कोई है जो आने वाले दिनों में इंडियन बैंकिंग का बाप बन सकता है। बट कौन है वो, क्या आप जानते हैं या आप चौंकने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो मार्केट में जिस कंपनी को इस तरीके से देखा जा रहा है वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि 2015 में फॉर्म हुई बैंक आईडीएफसी है। जी हाँ, तो ऐसा क्या खास है कि इसकी तुलना प्राइवेट बैंक के पितामह एचडीएफसी बैंक से की जा रही है, जानेंगे आज की वीडियो में। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल सब कुछ मिलते रहे। अब जब कोई कंपनी कई बार खुद को ट्रांसफॉर्म करे तो वहां थोड़ा गरा मुर्दा उखाड़ना जरूरी है, क्योंकि उसको बिना उखाड़े आप समझ नहीं पाएंगे कि कहानी क्या है। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक के लिए इन्वायरमेंट भी होना ही वैसा जरूरी है। तो दोस्तों, साल था 1997 और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक नया नाम शामिल हो रहा था, आईडीएफसी। जी हां, वो दौर कौन भूल सकता है जहां कभी स्कैम तो कभी कुछ और सुनने को मिलता था। 1999 की बात करें तो उस साल इंडिया में नॉन परफॉर्मिंग लोन अपने ऑल टाइम हाई 14.7% पर था और उस दौर में इंफ्रा फाइनेंस में अपना नाम बनाने काबिले तारीफ की बात थी। कहते हैं ना, हर कंपनी को बनाने में कोई एक हाथ ऐसा होता है जिसका कंट्रीब्यूशन कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और आईडीएफसी में वो नाम था राजीव बी लाल का। इनके बारे में फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि अगर ये ना होते तो आईडीएफसी आज यहां तक ना होता, जहां बैड लोन्स के चलते फाइनेंस कंपनियों के सर्वाइवल मुश्किल हो रहे थे। आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस पाना किसी वंडर से कम नहीं, और जब आईडीएफसी बैंकिंग में आया तो उस वक्त उसके पेरेंट कंपनी की होल्डिंग इसमें 40% की थी, और इसके शेयर होल्डर को तो मानो लॉटरी लग गई, क्योंकि आईडीएफसी लिमिटेड के हर एक शेयर पर आईडीएफसी बैंक के एक शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अलॉट हुए। अब बैंक फॉर्म हो गया, शेयर अलॉट हो गए। अब फिर क्या होना जानते हैं। तो भाइयों, बैंक बनते ही आईडीएफसी लिमिटेड ने पहला काम यहां पे यह किया गया कि इंफ्रा फाइनेंस के बिजनेस को आईडीएफसी बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया और बाकी के छोटे मोटे बिजनेस अपने पास रखे। और इसके पीछे का मोटिव साफ था, हाई प्रोफाइल लोन जो कि बैड लोन होते दिख रहे थे उनसे छुटकारा पाना। इसी का एक एग्जांपल हमें 2017 में देखने को मिला, जब आईडीएफसी ने 5000 करोड़ के बैड लोन पोर्टफोलियो को एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया था। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। इस बैड लोन पोर्टफोलियो में उस कंपनी का नाम भी था जिस पे आप हमेशा वीडियो बनाने को कहते हैं। गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, कौन सा। जल्दी जल्दी, मैं देख रहा हूं। और कोई नहीं, रुचि सोया। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हुए आते हैं 2018 में और इन्वायरमेंट को कर लेते हैं वापस से चेंज। 2018 में जब आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर होता है, अब यह डील दोनों के लिए बहुत ही खास थी। जहां आईडीएफसी अपने लेगेसी लोन से परेशान थी, वहीं कैपिटल फर्स्ट जो कि बढ़ते इंटरेस्ट चेंज सिनारियो से कॉस्ट फॉर कैपिटल में कमी चाह रहा था, और रेज में दोनों का आपस में हाथ मिलाना फायदे का सौदा था एक दूसरे के लिए। अब जब मर्जर हो गया तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? तो वो हुआ कैपिटल फर्स्ट के शेयर होल्डर को, जिन्हें हर एक शेयर के बदले आईडीएफसी बैंक के 13.9 शेयर अलॉट हुए। और 2018 ही वो वक्त था जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने सुनहरे दौर में इंटर करने जा रहा था। वी वैद्यनाथन के लीडरशिप में। पहचाना इस नाम को या नहीं, इसलिए बोलता हूं, सीखिए तो समझ पाइएगा। अरे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एक्स एमडी, जिन्होंने आईप्रू की काया पलट दी थी। खैर, कहानी तो अब क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं करंट पिक्चर पे। करंट पिक्चर क्या है? आईडीएफसी के नए एमडी वी वैद्यनाथन ने आते ही
होलसेल बैंकिंग को साइड करके पूरा फोकस रिटेल बैंकिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया। और अपने एक प्रेस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि आईडीएफसी के रिटेल बुक को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना है, साथ ही आरओए ग्रोथ को अगले 5 साल में 1.5% तक लेके जाना है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को अब थोड़ा इनके रीसेंट परफॉर्मेंस से समझते हैं, क्योंकि ये समझेंगे तभी हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो 26,350 करोड़ की मार्केट कैप वाली ये कंपनी के अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो ये 11.4% का है। अब अगर इस फिगर को हम पिछले साल के डेटा से कंपेयर करें तो जहां इस बार के दिसंबर क्वार्टर में ये नंबर 77,289 करोड़ का है, वहीं इनके पिछले साल ये नंबर 54,631 करोड़ के थे। यानी एक साल में 41% का डिपॉजिट ग्रोथ। अब किसी बैंक में अगर डिपॉजिट ग्रोथ इतना तगड़ा आए तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि कुछ बताने की जरूरत है कि वो बैंक कितना डेवलप कर रहा है। अब इन डिपॉजिट को अगर ब्रेक करें तो यहां हमें लो कॉस्ट करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट की भी भागीदारी टोटल डिपॉजिट में 48.2% की दिखती है। अब अगर इन्हीं नंबर्स को हम सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहां लगभग 12% का क्वार्टर ग्रोथ देखा गया है। साथ ही पिछले साल के तुलना में रिटेल डिपॉजिट्स में प्योर 100% ग्रोथ देखा गया है। कैन यू बिलीव 100%? यही वो गेम है जिसके कारण मीडिया में ये बातें चल रही हैं। वहीं अगर रिटेल का कंपैरिजन हम होलसेल बैंकिंग से करें तो यहां हमें -26% का डाउनफॉल दिखता है। और क्यों ना दिखे, कंपनी के एमडी मिस्टर वी वैद्यनाथन ने पहले ही ये पॉइंट क्लियर कर दिया था, कहा था ना। तो एडवांस की बात करें तो इनका रिटेल लोन ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसमें 24% का ग्रोथ देखा गया है। साथ ही इन नंबर्स को अगर हम टोटल लोन बुक से कंपेयर करें तो यहां हम रिटेल पोर्शन 64% का दिखता है। अब जैसा कि बैंकिंग इंडस्ट्री का वर्किंग पैटर्न हम सभी जानते हैं कि लोन से बैंक को प्रॉफिट होता है, क्योंकि लोन इंटरेस्ट हमेशा डिपॉजिट इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। अब मेन बात ये आती है कि रिटेल लोन इतना है तो इससे क्या फायदा। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके पास 1000 रुपीज है और आप उस पैसे को ब्याज पे चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक बात तो साफ है, ब्याज का धंधा चोखो हुआ है। करेक्ट ना, बजाज फाइनेंस वाला लाइन। तो यहां आप क्या करेंगे, पूरे 1000 रुपीज किसी एक इंसान को देना पसंद करेंगे या फिर 1000 रुपीज को टुकड़े टुकड़े में कई लोगों को बांटेंगे। क्योंकि किसी एक इंसान को दिए और वो विजय माल्या बन गया तो तब तो गए सारे पैसे। तो यही एक सिंपल सा फायदा होता है रिटेल लोन में। अब सोचने वाली बात यहां पे ये है कि इनका रिटेल कस्टमर बेस इतना बड़ा कैसे हो रहा है। तो जनाब, जहां बाकी के बैंक सेविंग अकाउंट पर 3 to 4% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं, वहीं आईडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो यहां आपको 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब जरा सोचिए कि ये नंबर परसेंटेज एफडी के इंटरेस्ट रेट से मामूली सा फर्क है। यानी आप चाहे एफडी कराएं ना कराएं, आप बैंक में भी डालेंगे तो भी अच्छा मिल रहा है। तो बताएं, ऐसे में कौन कस्टमर जुड़ना नहीं चाहेगा? क्या आप नहीं जुड़ना चाहेंगे? साथ ही इनके डिपॉजिट्स गवर्नमेंट डिपॉजिट गारंटी इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कवर्ड भी हैं। मतलब समझ लीजिए कि इनके प्रोडक्ट में हर वो खासियत है जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो ये हो गई कंपनी किस बेसिस पर काम कर रही है वो बात। अब सीधा आपको ले चलते हैं इनके फाइनेंशियल पे, जो एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसके आधार पर हम कंपनी के ग्रोथ को समझ पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल पे, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर कंपनी के क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 2019 में जहां 3 क्वार्टर में लॉस किया था, वहीं इस साल के क्वार्टर में इनकी परफॉर्मेंस प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कांस्टेंट है, जो यहां पे आपको बकायदा दिख रही है।
अब वो आपको लगातार दिख रहा है इसलिए फिगर को हम बोलेंगे नहीं, बट आप एक चीज देखोगे कि दिसंबर 2019 के क्वार्टर में लॉस था नेट इनकम में, उसके बाद मार्च 2020, जन 2020, सितंबर 2020 में इनके नेट इनकम में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये एक वो चीज है जिसके कारण आईडीएफसी बैंक जो नीचे चल रहा था वो नीचे से एक रिकवर किया गया है। साथ ही ईयर ऑन ईयर के डेटा को देखते हैं तो यहाँ कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल इजाफा देखा गया है, जो आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर में नेट इनकम देखेंगे तो नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर 2019 फाइनेंशियल ईयर 2020 में माइनस में है, लॉस में है। तो क्या है इसका कारण है उसके पीछे की वजह है आईडीएफसी लिमिटेड के वो पुराने लोन्स जो आईडीएफसी बैंक में ट्रांसफर किए गए थे। अब अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ ईयरली रिटर्न हमें 0.33% का दिखता है, बट क्या ये नंबर इतना इफेक्टिव है? मेरा आंसर है नो, क्योंकि जहां मार्च 2020 में कंपनी ने 17.64 का लो टच किया, तब से लेके अब तक कंपनी लगातार ऊपर उठ रही है और ऊपर आके 48 रुपीज तक का भी हाई लगाया है। तो ये एक जो रिकवरी देखी गई वो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो मैंने आप लोगों को चार्ट दिखाया था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे जो इनका नेट इनकम हुआ उसके आधार पे अब इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और पहली बार मुझे इंटरेस्टिंग क्यों बोला कि मैं आपको सीधा रिटेल से स्टार्ट करूंगा। रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ही दिमाग लगाया और अगर आप देखोगे तो रिटेल वालों ने मार्च के लो में माल उठाया था, उसके बाद जून में भी माल छोड़ा और सितंबर में भी माल छोड़ा, यानी रिटेल वालों ने पहले मार्च के लो में पोजीशन बना के कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की है। सेम अब आते हैं एफआईआई पर, तो एफआईआई वाले ने अपनी पोजीशन लगातार ही घटाई है। अगर आप सितंबर से देखना चालू करोगे तो सितंबर से लेके अभी तक के सितंबर में लगातार इनके पोजीशन में गिरावट दिखी है। तो ये एक अपने आप में थोड़ा सा अलग चीज दिखता है कि जहां पे ये चीज इतनी अच्छी हो वहां पे एफआईआई क्यों पोजीशन को छोड़ रहे हैं। साथ में 40% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर की है, वो अपना पकड़ के बैठे हुए हैं। अब अगर हम इनके पीयर से कंपेयर करें तो सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक को ही लेंगे जिनका 1 ईयर रिटर्न 13.16% का है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक को अगर हम देखें तो उनका 1 ईयर रिटर्न 14.60% के आसपास का है। अपने पीयर की तुलना में ये काफी पीछे है, बट क्या आगे कुछ बड़ा उठापटक देखने को मिलेगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अब समझना यह होगा कि क्या आईडीएफसी फर्स्ट में इन्वेस्ट करना बुद्धिमानी होगी? क्या ये सही में अगला एचडीएफसी बैंक बनेगा? तो देखिए, वर्किंग पैटर्न इनका एकदम एचडीएफसी बैंक की तरफ है, यानी कि फोकस ऑन रिटेल बैंकिंग। बट सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो है इनका पास्ट रिकॉर्ड। जी हाँ, जिसके बारे में अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो आपको पता होगा। जैसा कि जब आईडीएफसी बैंकिंग सेक्टर में आया तो इसकी पेरेंट कंपनी आईडीएफसी लिमिटेड अपने इंफ्रा लोन यहां ट्रांसफर कर दी थी और बीच में 5,000 करोड़ का पोर्टफोलियो ट्रांसफर भी हमने देखा, जिसके कारण ये दब गया। अब ऐसे में पुराना कोई भी लोन अगर बैड लोन होता है तो फिर यहां मोटा नुकसान बैंक के साथ साथ किसको देखना पड़ेगा? हम और आप इन्वेस्टर भाइयों को देखना पड़ेगा। तो ये है वो कहानी जिसके कारण ये बेचारा प्रेशर में चल रहा है, बट कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको दिखा है। अब आप बताएं कि मीडिया या फाइनेंस पंडित के दावों पर आप कितना विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी जन्म कुंडली खोलकर आपके सामने रख दी है। तो क्या आपको भी लगता है कि आई और एच के बीच का जो अंतर है इनके नाम में, आई मतलब आईडीएफसी बैंक, एच मतलब एचडीएफसी, तो क्या वो मामूली अंतर बनकर रह जाएगा इनके काम और साइज में भी, या आगे ये एचडीएफसी बैंक की जगह लेगा? मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक बनना इतना आसान काम नहीं है, इस बात को कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन बैंक के पैटर्न बहुत अच्छे हैं जिसपे बैंक आगे ग्रोथ कर सकती है, चीजें बहुत सही तरीके से जा रही हैं। बट जो कंसर्न मैंने बैड लोन का बोला, बस वो गड़बड़ ना हो। साथ में आप हमारा ट्विटर हैंडल किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ज्वाइन करें, सारी ब्रेकिंग न्यूज आपको यहां मिलती है। साथ में टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टॉक के लेवल मिलेंगे। साथ में वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके प्यार देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।